नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, अखिल सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। इस समय अब जब लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लगातार इसको लेकर के चर्चा चल रही है क्योंकि 12-13 को चुनाव आयोग जो है वो अपना अंतिम राज्य के विजिट करने जा रहा है और उसके बाद किसी भी समय जो है उसकी घोषणा हो जाएगी, इस तरीके की खबर चल रही है। इस बीच में तमाम सारे जो सियासी बदलाव हो रहे हैं, कभी इंडिया गठबंधन को लेकर के कुछ बातें होने लग जाती हैं, कभी एनडीए को लेकर के कुछ बातें होने लग जाती हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी एक 195 लोगों की लंबी चौड़ी लिस्ट उतार चुकी है। कांग्रेस भी अपनी पहली सूची जो है उसने जारी कर दिया है, 39 नाम उसमें भी हैं। तो ये एक-एक करके लगातार अब धीरे-धीरे जो है कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि देश को चुनावी मोड की तरफ पूरा ले जाने की कोशिश हो रही है। अब ये जो नए हालात बन रहे हैं, चाहे वो दल बदल हो या दूसरी चीजें, समीकरण बैठाने की कोशिश, अपना गठबंधन मजबूत करने की कोशिश, एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि इंडिया और एनडीए ये दोनों आमने सामने देश में होकर के चुनाव लड़ेंगे। बाकी इसके अलावा जो भी इससे इतर है वो शायद कहीं गिनती में ना रह जाए। इस तरीके की भी एक तस्वीर बन करके सामने आ रही है। तो अब सर इन ये जो सारे समीकरण जिस तरीके से बदल रहे हैं, इन सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पूर्वोत्तर राज्य के दौरे पर हैं। पूर्वोत्तर में उनको देखा गया किस तरीके से वो जो है काजीरंगा में सफारी करते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ पूर्वोत्तर के लिए उन्होंने एक बड़ा पैकेज भी दिया और वहां से कांग्रेस पर निशाना भी साधा। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें इस समय जिस तरीके का विकास हो रहा है, पिछले 5 सालों में जो विकास है, उसको अगर हम देखें तो उतना काम करने में कांग्रेस को 20 साल लग जाते थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है वो मोदी की गारंटी साफ साफ दिखने लगी है। तो क्या माना जाए सर, पूर्वोत्तर के लिए एक बड़ा संदेश है ये, और प्रधानमंत्री इस मार्फत और इस पैकेज के मार्फत कितना साथ पाएंगे पूर्वोत्तर को? नहीं, देखिए राम प्रकाश जी, जो पिछले 5 साल में मोदी जी ने पूर्वोत्तर के लिए किया है, ये बात उन्होंने सही कही। ये पिछले 70 साल में कांग्रेस या कोई नहीं कर पाया, बल्कि ये पूरे विश्व में कोई नहीं कर पाया। पूरे विश्व में पूर्वोत्तर के अंदर जो मोदी जी ने किया है, आज तक भूतो न भविष्यति कोई नहीं कर पाया। मणिपुर में जिस प्रकार की घटनाएं घटी, मणिपुर के अंदर मैती समुदाय को आपने कहा कि हम आपको एसटी स्टेटस देंगे, और वहां 1 साल पहले आग लग गई कुकीज और मैतीज के बीच में, और आज तक वो युद्ध जारी है। वहां का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, और वहां पे मैती जो है कुकी एरिया में नहीं जा सकते, कुकी जो है वो मैती एरिया में नहीं जा सकते। और अब बहुत 10 महीने आग लगाने के बाद कह रहे हैं कि मैतीज को एसटी स्टेटस नहीं देंगे। तो पूर्वोत्तर के लिए जो बीजेपी सरकार ने किया है, आप बताइए, आपने कहीं हिस्ट्री में सोचा कि जानबूझ के आग लगाई जाए, उसको न बुझाया जाए? मणिपुर तो पूर्वोत्तर में है ना, शायद मेरे ख्याल से, और भारत के अंदर है। तो पूर्वोत्तर के अंदर की ये बात है। अब देखिए, जो वो काजीरंगा घूम रहे हैं या वहां पे स्कीम्स दे रहे हैं, देखिए असली स्कीम्स अगर आपको देनी है तो जो आपने छत्तीसगढ़ में वादा किया था, जो अभी 3 महीने पहले, 2 महीने पहले आपने वादा किया था, आप 3100 रुपए में धान खरीद लीजिए। आप जो राजस्थान में आपने कहा था 450 रुपए में क्या पूरे हिंदुस्तान में सिलेंडर दे दीजिए। आप बच्चों को नौकरियां, ये मत कहिए कि पकौड़े बेचो जाके। आप जो है डॉक्टर रितु सिंह, एक दलित लड़की को, जो पढ़ी लिखी लड़की है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, उसकी आपने नौकरी छीन ली। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के अंदर पकौड़ी बेच रही है वो। लक्ष्मण यादव को आपने निकाल दिया क्योंकि वो ओबीसी था। रिजर्वेशन आप खत्म करते चले जा रहे हो। तो धीरे धीरे जो, और फिर उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह अपना मजे से घूम रहा है। तो वास्तविकता में जो मोदी जी ने पिछले 10 साल में हिंदुस्तान के साथ किया है, ये तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में आज तक कभी, पास्ट में, इतिहास में हमारे कभी नहीं हुआ। हमारे देश में बड़ा भाईचारा हुआ करता था। हमारे देश में ये भाईचारा उस समय भी था जब अकबर बादशाह था। अकबर के 9 रत्नों में 4 हिंदू थे, और उनमें भी देखिए सेकुलरिज्म कितना ज्यादा था। उसके अंदर वैश्य समाज के लोग भी थे और ब्राह्मण समाज के लोग भी थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने केवल एक समाज के लोगों को आगे बढ़ाया था। तो अकबर अगर 9 रत्नों में 4 हिंदुओं को रख सकता है और 5 मुसलमानों को रख सकता है, अगर ये मंदिर और मस्जिद को एग्जिस्ट किए मुगलों के जमाने में, और ज्यादातर जो मंदिर बने वो मुगलों के जमाने में बने। अब ये पिछले 10 साल के अंदर जैसे हमारे भाई भाइयों के बीच में भेदभाव क्रिएट हो गया, अब वहां पे पंजाब वालों को आप दिल्ली आने के लिए तैयार नहीं है, आने नहीं देना चाहते।
पहले हाईकोर्ट ने कहा साहब ये ट्रैक्टर से ना आए, अब पैदल आने की कोशिश कर रहे हैं तो पैदल से भी नहीं आने दे रहे। अब बताइए, ऐसा तो इतिहास में भारत के कुछ नहीं हुआ। तो केवल पूर्वोत्तर की बात छोड़ दीजिए, माननीय मोदी जी ने जो भारतवर्ष पे कर दिया, तमिलनाडु के, केरला के, कर्नाटका के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आके जंतर मंतर में बैठ रहे हैं कि भैया हमारा पैसा दे दो। वेस्ट बंगाल वाले बैठ रहे हैं कि हमारा पैसा दे दो। अपोजिशन के सारे लोगों को जेल भेज रहे हो, अपने लोगों को जो अपोजिशन से ईडी सीबीआई के डर से आता है उस पर कुछ नहीं करते हो। ऐसा 75 साल में कभी नहीं हुआ। माननीय आपके शासन में 10 साल में हमने सब होते हुए देख लिया। जी सर, अब थोड़ा सा समीकरण की बात कर लें हम जरा। जिस तरीके से पिछले कुछ समय से समीकरण सामने आ रहे हैं, उसमें जो बदलाव की एक बात हो रही थी पिछले कुछ समय से कि जब जो देश में बदलाव आएगा, उस बदलाव में 2 राज्य काफी अहम माने जा रहे थे। वो एक था बिहार और एक था महाराष्ट्र। हालांकि उसमें और भी नाम है, पश्चिम बंगाल और कई सारे नाम उसमें लिए जाते हैं, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र को काफी अहम माना जा रहा था। और इन दोनों जगहों पर सर जो गणित है वो बड़ा गड़बड़ सी हो गई है एनडीए के लिहाज से खासकर, क्योंकि चिराग पासवान जैसा महत्वपूर्ण आदमी भी, खबर यह है कि वो कभी भी अब जा सकते हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, और बड़ा बड़ा ऑफर दिया है इंडिया गठबंधन ने उनको। 8 सीटें वो बिहार में दे रहे हैं लोकसभा की, और 2 सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में भी देने को तैयार है चिराग पासवान को। ऐसे में सर मैं 2 चीजें समझना चाहता हूं। एक तो इंडिया गठबंधन के लिहाज से ये कितना इंपॉर्टेंट है, एनडीए गठबंधन के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा बिहार और उत्तर प्रदेश जब दोनों जगहों पर अगर चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन टिकट देता है उनकी पार्टी को, तो क्या कुछ इफेक्ट आएगा? देखिए राम प्रकाश जी, 2 प्रकार की जीवन में समस्याएं होती हैं। एक होता है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी और एक होता है प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट। असल में बीजेपी के अंदर इस समय प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। अब इन्होंने हर पार्टी के बड़े बड़े नेता को बुला लिया, अपनी पार्टी में बुला। अच्छा, वो लोग तो सुखद स्थिति में हैं जिनको राज्यसभा का टिकट मिल गया, जैसे आरपीएन सिंह है, उनको मिल गया राज्यसभा, अशोक चौहान को मिल गया, और जो क्या नाम है उनका, देवड़ा साहब, मिलिंद देवड़ा है, उनको मिल गया। वो तो आनंद में 6 साल अपना राज्यसभा में बैठेंगे, चाहे इधर बैठे चाहे उधर बैठे। अब मुश्किल यह है कि एकनाथ शिंदे गुट कह रहा है कि हमारे विधायक ज्यादा हैं, हमको ज्यादा पार्लियामेंट्री सीट दो। छगन भुजबल कह रहे हैं कि भैया ये जो शिवसेना वाले हैं ये तो बीजेपी लहर में जीत के आए थे, हम तो बीजेपी की लहर के अगेंस्ट जीत के आए, हमें ज्यादा सीटें दो। अच्छा, उनको अगर सीटें दे दें तो बीजेपी वालों को कैसे सीटें दे? तो उनके यहाँ हो गया है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। अच्छा, इंडिया गठबंधन में जो फायदा है आज की तारीख में, जो बिहार में आप देख रहे हैं कि है, अरे बिहार में उनके पास 16-17 सीटें जो जेडीयू को देनी थी वो सारी की सारी अवेलेबल हैं। वो खुशवाहा साहब को भी दे सकते हैं, सैनी साहब को भी दे सकते हैं, जीतन राम मांझी को भी दे सकते हैं, वो मंडल साहब को भी दे सकते हैं, वो चिराग पासवान को भी दे सकते हैं। अच्छा, एक और चीज बताइए आप राम प्रकाश जी, चलिए चुनाव हो गए, मान लीजिए 240 सीटें मिली बीजेपी को अकेले और 40 सीटें मिली इन लोगों को जिनको इन्होंने बुलाया है, शिंदे गुट, अजीत पवार गुट, नीतीश कुमार गुट, जो भी हैं, और ये 40 लोग ये डिसाइड करें, क्योंकि अपने अपने सिंबल में जीत के आ रहे हैं। तभी संजय निषाद कह रहे हैं मेरे को जो भी सीट दोगे मैं अपने सिंबल पे लड़ूंगा, तुम्हारे सिंबल पे नहीं लड़ूंगा। बीजेपी चाह रही है कि बीजेपी के सिंबल पे लड़ें, क्योंकि वो अपने सिंबल पे लड़ेंगे और बाद में पलट गए तो भाई, आपने आज उनको बुला लिया, सुरेश पचौरी को, संजय शुक्ला को बुला लिया, आप सिंधिया साहब को बुला लिया था आपने, कांग्रेसी को। तो आज के तारीख में कांग्रेसी नेता दिखाई पड़ते हैं बीजेपी के अंदर, बीजेपी के नेता दिखाई कहां पड़ते हैं? अच्छा, मान लीजिए इनको टिकट दे दिया और ये जीत गए और बाद में पलट के इंडिया गठबंधन में चले गए, तो आपका क्या होगा? भाई, नितिन गडकरी के लिए उद्धव ठाकरे ने चाल चल दी कि साहब इंडिया गठबंधन में आ जाइए। अब नितिन गडकरी को मजबूरी हो गया, बीजेपी को नागपुर से टिकट देना पड़ेगा, और नितिन गडकरी मान लीजिए जीत गए, और चुनाव के बाद अगर 15-20 सीटें कम पड़ गई और नितिन गडकरी 20-25 लोगों के साथ रिजाइन कर दिया उन्होंने अपनी सीट से और कहा कि ठीक है 20-25 आप जो है नो कॉन्फिडेंस, ये फिर इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री बने और उसके बाद मैं राज्यसभा से मुझे भेज के मुझे आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देना। तो मतलब ये है कि बीजेपी ने अपने को बुरी तरह से फंसा लिया है। जी सर, मैं जब चिराग पासवान की बात कर रहा था तो उत्तर प्रदेश में जो मैं 2 सीटों की बात कर रहा था,
एक मायावती को लेकर के खबर पिछले 2-4 दिनों से लगातार चल रही थी कि सोनिया गांधी से उनकी बातचीत हुई है, और हालांकि उसमें एक एंगल अभी भी वो है जो बात आप शुरू से कहते आ रहे हैं। आप शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं कि चुनाव का ऐलान हो जाने दीजिए, तारीखें जब घोषित हो जाएं, उसके बाद फिर मायावती शायद अपने पत्ते खोलेंगी और इस तरीके की चीजें। उसके बाद भी सोनिया गांधी को लेकर के खूब खबर चली कि उनसे बात हुई है मायावती की और काफी कुछ तय हो चुका है। इनफैक्ट सीटों के कुछ आंकड़े भी तमाम सारे विश्लेषकों की तरफ से बताया जाना शुरू हो गया। लेकिन मायावती ने अब उस पर विराम लगा दिया है। वो तो कह रही हैं कि नहीं नहीं, हम बहुजन हिताय में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और ये सब मनगढ़ंत चीजें हैं जो खबरें हमारे बारे में फैलाई जा रही हैं। तो मायावती अगर इंडिया गठबंधन में नहीं जाती हैं, एनडीए गठबंधन में भी नहीं जाती हैं, अकेले चुनाव लड़ती हैं, तो कितना प्रभावित होगा लोकसभा का चुनाव? क्योंकि मायावती का वोट बैंक ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उसके बाहर भी कई जगहों पर एक है और जहां पर वो प्रभावित करती हैं ठीक ठाक। देखिए राम प्रकाश जी, वास्तविकता में जो राजनीति में लोग हाँ कहते हैं वो ना माना जाता है, जो ना कहते हैं उसको हाँ माना जाता है। खैर, उसको छोड़ देते हैं। मैंने आपकी ही चर्चा में ये बात कही थी कि बहन जी के जब कैंडिडेट डिसाइड होंगे उस समय पता चलेगा कि वो बीजेपी का फायदा करना चाहती हैं या इंडिया गठबंधन का फायदा करना चाहती हैं। आज के तारीख में मानी बात है कि वो दबाव में हैं। वो ये नहीं कह सकती, आज नहीं कह सकती कि वो इंडिया गठबंधन में जाने वाली हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं बहुत सारे कारण हैं। विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने कैंडिडेट डिसाइड किए, डिक्लेयर किए, तो स्पष्ट था कि वो समाजवादी पार्टी को हराने की उन्होंने कसम खा ली। सारे कैंडिडेट मुसलमान और यादव थे। अब मान लीजिए जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बहन जी अपने 80 कैंडिडेट यूपी में डिक्लेयर करें और उसमें 80 के 80 ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया हों, क्या होगा? वो इंडिपेंडेंटली भी लड़ेंगी, बहुजन हिताय लड़ेंगी। नहीं, लेकिन वो सर संभल में तो वो मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की बात चल रही है। बसपा की खबर तो यही आ रही है कि मुस्लिम कैंडिडेट देंगी संभल में, तो वो तो फिर कोई और तस्वीर बनने लग जाएगी। नहीं, वो वही मैं कह रहा हूं, हो सकता है, मैं इसमें इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये दोनों चीजें हो सकती हैं। वो इंडिया गठबंधन का भी साथ दे सकती हैं, वो एनडीए का भी साथ दे सकती हैं। हो सकता है एनडीए गठबंधन ने उनसे कहा हो कि आपको नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना देंगे, आप जो है मुस्लिम और यादव कैंडिडेट खड़े कीजिए और इंडिया गठबंधन को हरवाइए। हो सकता है, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि वो किसका साथ देंगी, लेकिन अगर कैंडिडेट ऐसे खड़ी करेंगी, जैसे ओवैसी साहब पूरी कोशिश करेंगे। आप देखिए ओवैसी साहब यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में 50-60 सीटें लड़वाएंगे, चाहे तेलंगाना में एक लड़ें। वो इसलिए कि उनका बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। लेकिन अगर बहन जी वास्तविकता में इंटरेस्टेड हैं प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट में या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहती हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया गठबंधन के साथ न भी आए अगर बहन जी, तो इंडिया गठबंधन ने एक दांव फेंक दिया, एक पासा फेंक दिया। पासा ये था कि हम दलित प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये अखिलेश ने भी पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि हम तो चाह रहे थे उनको दलित प्रधानमंत्री देश का पहला बना दें। तो दलितों को एक मैसेज देने की बात है। ठीक है, हम जैसे सारे समाजों में दो तरह के वर्ग हैं, एक वो है जो मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं, एक वो है जो मोदी जी के कट्टर समर्थक नहीं है, विरोधी हैं। जो कट्टर समर्थक हैं, जैसे जाटों में भी हैं, वेस्टर्न यूपी में आप देख रहे हैं, पहले भी बीजेपी को वोट देते थे, कुछ जयंत चौधरी को देते थे। अब जयंत चौधरी को जो वोट देते थे वो बीजेपी में नहीं जाके वो इंडिया अलायंस में जा रहे हैं। हुआ वही नीतीश कुमार के साथ हुआ। जो उनका वोट बैंक था, अगर वो अकेले लड़ते तो मुसलमान वोटों में डिवीजन होता। अब वो अकेले नहीं लड़ रहे हैं तो मुसलमान वोटों में कोई डिवीजन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वही बात यहां पर है। तो जो मोदी जी का विरोधी है वो इंडिया अलायंस में आ जाएगा, और जो मोदी जी का समर्थक है वैसे ही मोदी जी को। तो वो कोशिश केवल जब कैंडिडेट डिसाइड होंगे कि वो मुसलमान कैंडिडेट हैं, वो यादव कैंडिडेट हैं या सवर्ण कैंडिडेट हैं, तब ये पता चलेगा कि बहन जी की असली रणनीति क्या है। उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है या उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने एक मैसेजिंग कर दी है, क्योंकि अगर मान लीजिए बहन जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो प्रकाश अंबेडकर को भी बुरा लग सकता है, चिराग पासवान को भी बुरा लग सकता है। मान लीजिए चिराग पासवान को आज ये लोग प्रपोज कर दें, मान लीजिए, जस्ट इमेजिन, यंग है, यूथ लीडर हैं, यूथ फेस हैं, और ऐसा भी नहीं है वो केवल बीजेपी के साथ रहे, वो भी बीजेपी इंडिया, वो मौसम वैज्ञानिक हैं अच्छे खासे, या प्रकाश अंबेडकर को प्रेजेंट कर दें। तो देखिए अभी तो शतरंज की चाल शुरू हुई है, पहले दूसरे मूव्स हुए हैं, अब आनंद आएगा। चाल जरा बढ़ने दीजिए, जरा पूरी जो सेज है वो सजने दीजिए, और
चेस बोर्ड में देखते हैं अगला मूव क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी के पास आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। वो सहेज नहीं पा रहे हैं, लोग आते तो जा रहे हैं उनके पास, और जो जो आ रहे हैं वो लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिलना था इंडिया अलायंस से। जैसे शिवपुरी गुना के अंदर भी जो कैंडिडेट कांग्रेस सोच रही है, वहां अखिलेश यादव का भी बहुत ज्यादा प्रभाव है। अब वो चिराग पासवान को दे देंगे, अगर बहन जी नहीं लेती हैं तो चिराग पासवान को सीटें दे देंगे। अब चिराग पासवान नहीं तो प्रकाश अंबेडकर को दे देंगे, बिकॉज दे वांट ओनली ए डिवीजन इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट विच अर्लियर। तो आज के तारीख में क्योंकि पोलराइज्ड इलेक्शन है, इसलिए बहुत ज्यादा किसी के आने जाने से अंतर नहीं पड़ता। असली मुद्दा यह है कि किसानों की समस्या, अग्निवीर की समस्या, महंगाई की समस्या, छोटे उद्योगों की समस्या, इसको सॉल्व कौन करेगा। और राहुल गांधी ने कह दिया है अग्निवीर हम खत्म कर देंगे, एमएसपी की गारंटी दे देंगे, स्टाइपेंड दे देंगे, अप्रेंटिसशिप में बच्चों को रख लेंगे। अब बच्चों को वो चॉइस करना है या यह चॉइस। नई जनरेशन बहन जी को नहीं देखती, राहुल गांधी को नहीं देखती, अखिलेश को नहीं देखती। न्यू जनरेशन जो है वो अपने भविष्य के हितों को देखती है। सर गारंटियों की बात हुई, गारंटी अब राहुल गांधी की तरफ से भी जैसा आप जिक्र कर रहे थे दी जा चुकी है। जो गारंटी भारतीय जनता पार्टी भी बेरोजगारों को, युवाओं को टारगेट करके गारंटी देती है, और सेम वही लगभग उसी तरीके से उसी वोट बैंक के लिहाज से जो गारंटियां राहुल की तरफ से आई हैं वो भी हैं। क्या अंतर है इन दोनों गारंटियों में सर? आज जब बात हो रही है राहुल गांधी भी वही कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, भाई भाजपा पहले से कहती रही है कि हम रोजगार देंगे। वो 30 लाख की बात कर रहे हैं, वो 2 करोड़ की बात करते हैं, तो गारंटियां तो लगभग वही है। फिर इसको, इस अंतर को जरा यूथ के हिसाब से जरा थोड़ा संक्षेप में समझा भी दें सर। अच्छा ये बताइए गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी क्या इसका पर्यायवाची जुमला होता है क्या? भाई कर्नाटका सरकार ने गारंटी दी, राजस्थान सरकार ने गारंटी दी थी, तेलंगाना सरकार ने दी थी, हिमाचल ने दी थी कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। कर दी या नहीं कर दी? अब ये जुमला है या गारंटी है? राजस्थान के अंदर उन्होंने कहा था कि हम बिलो पॉवर्टी लाइन को बिना पैसे के 25 लाख का, और जिन बाकी जो बीपीएल के ऊपर हैं उन्हें 850 रुपए साल के एक उस पे खर्चे पे 25 लाख का बीमा देंगे। दिया था कि नहीं दिया था? अब सवाल यह है 2500 रुपए का धान छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदा था कि नहीं खरीदा था? अब बीजेपी ने कहा हम 3100 का धान खरीदेंगे। खरीद रहे हैं क्या? अग्निवीर योजना लाकर क्या बच्चों को इतनी अकल नहीं है, 17-18 साल के बच्चों को, कि अग्निवीर योजना में उनको सेना को बिल्कुल फ्रंट लाइन में गोलियों के सामने भून दिया जाएगा और 4 साल के बाद रिटायर होकर घर वापस आ जाएंगे। और बीवी उनकी कहेगी कौन शादी करेगा 21 साल के लड़के से जो रिटायर्ड हो। जी तो ये तो पूरी सनातनी परंपरा टूट जाएगी। जी सर, सूची की बात मैंने जिक्र किया था शुरुआत में, जो भाजपा की तरफ से भी आ चुकी है, कांग्रेस की तरफ से भी आ चुकी है। लेकिन इन कांग्रेस की सूची आने के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की है वो उत्तर प्रदेश को लेकर के है। उत्तर प्रदेश की भी अमेठी और रायबरेली सीट की है, उस पर अभी भी संशय बना हुआ है। और वो पूरी लिस्ट से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रायबरेली की सीट से गांधी परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा। तो क्या कुछ दिख रहा है सर अभी शुरुआती चीजों में, कुछ ऐसी क्या संभावनाएं बन रही हैं? और अगर गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ता है, क्योंकि 2 सीटें मानी जाती हैं उनकी प्रमुख रूप से, और ये कहा जाता था कि ये सीटें हर हाल में उनकी हैं, तो ऐसे में अगर अमेठी और रायबरेली पर राहुल गांधी या गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ता है दोनों सीटों से, तो क्या कुछ बदलेगा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन? देखिए मैं नहीं जानता वो क्या करेंगे, लेकिन अगर मैं पॉलिटिकल एडवाइजर कांग्रेस का होता तो, मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, अगर होता तो रायबरेली अमेठी में गांधी परिवार का कोई ना कोई चुनाव लड़ना चाहिए। अब वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वरुण गांधी हो या मेनका गांधी हो। अब मैं ये हिंट दे रहा हूं आपको, अभी बीजेपी के लिस्ट जारी हो जाने दीजिए। वरुण गांधी, मेनका गांधी को सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 99% चांस है कि नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो वरुण गांधी अमेठी से लड़ लेंगे, मेनका गांधी रायबरेली से लड़ लेंगे। हरा पाएंगे लोग? गांधी भी है, गांधी परिवार भी है, गांधी परिवार की एकता भी है, पुश्तैनी सीट है, और राहुल गांधी छोड़ के भागे भी नहीं, क्योंकि वरुण गांधी छोटा भाई वहां पे है और राहुल गांधी वहां मीटिंग करेंगे, प्रियंका वहां चाची की मीटिंग करेंगी,
तो पारिवारिक जो एक डिसइंटीग्रेशन शुरू करा दिया था, जिसमें बीजेपी कहती थी कि सोनिया गांधी तो पारसी की बहू हैं और मेनका गांधी हिंदू की बहू हैं, जबकि दोनों एक ही परिवार की बहू हैं। तो वास्तविकता में कांग्रेस बहुत अच्छी नीति अपना रही है, पहले बीजेपी की सीटें डिक्लेयर हो जाने दो। अब नितिन गडकरी को नागपुर देंगे या नहीं देंगे, उद्धव ठाकरे ने जो वो गुब्बारा फोड़ा है, अब नितिन गडकरी को टिकट देना पड़ेगा। अच्छा, ये नहीं करेंगे तो अब ये इनको वरुण गांधी और मेनका गांधी को सीट देनी पड़ेगी, और देंगे तो आप जानते ही हैं वो बगावती हैं, अगर 15-20 सीटें कम पड़ गई बीजेपी गठबंधन को तो वो इंडिया गठबंधन में कभी भी जा सकते हैं। तो पहले जाएं या बाद में जाएं, इन्होंने बहुत बड़ी लिस्ट अपने लिए बीजेपी वालों ने तैयार कर ली। जी, चलते चलते एक अंत में सवाल सर, जो कि जिक्र अभी आया था सुरेश पचौरी का भी, संजय शुक्ला का भी, भारतीय जनता पार्टी में जो भी टिकट अनाउंस हो रहे हैं वो काफी चर्चा इस बात को लेकर के होने लग जा रही है, उसमें बड़ी संख्या तो दूसरे दलों के नेताओं की ही है। और क्या माना जाए कि भाई भाजपा के पास अब जिताऊ चेहरे नहीं बचे हैं, ऐसे चेहरे नहीं जिन पर या उन चेहरों पर इनको भरोसा नहीं रह गया, अपने नेताओं पर भाजपा को भरोसा नहीं रह गया, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रह गया। जितने नेता जिनको राज्यसभा भेजना हो, विधान परिषद भेजना हो, लोकसभा का टिकट देना हो, सब में वही चेहरे हैं जो दूसरे पार्टी से आ रहे हैं। नहीं, देखिए, इसको मैं दूसरी तरह से एनालाइज करता हूं। मैं एनालाइज करता हूं कांग्रेस का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में हारने का मुख्य कारण ये था, बात आपने की थी ओबीसी की और टिकटें आपने दी थी सवर्णों को। अब अगर एनालाइज करेंगे तो ज्यादातर लोग जो बीजेपी जा रहे हैं कांग्रेस छोड़ के, ये सवर्ण नेता हैं। संजय शुक्ला, सुरेश पचौरी, अशोक चौहान, तो असली मुद्दा ये है, और शुभेंदु अधिकारी, ये हेमंत विश्व शर्मा, ये सारे लोग जो हैं सवर्ण हैं। तो आज की तारीख में जो एक ये कांग्रेस के लिए और इंडिया अलायंस के लिए मौका दे रहे हैं, अब ओबीसी को टिकट दीजिए। अब सुरेश पचौरी को टिकट ना मिले, संजय शुक्ला का नाम चल रहा था इंदौर से, अब संजय शुक्ला को टिकट नहीं देना पड़ेगा, दीजिए किसी दलित को टिकट, दीजिए किसी ओबीसी को टिकट, हो जाने दीजिए फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई। कोई बिहार के अंदर तो तेजस्वी यादव ने नौकरियां दी ना, तो आप जो पूछ रहे थे गारंटी और आश्वासन और जुमला, भाई 17 साल चीफ मिनिस्टर रहे नीतीश कुमार, नहीं दी। तेजस्वी रहे, नौकरी मिली, जब से तेजस्वी गए फिर नौकरी की बात बंद हो गई। तो इस बार तो मैं ये निवेदन करता हूं इंडिया अलायंस से कि जितने ओबीसी और जिनको बिल्कुल चांस नहीं मिला है, अगर ओबीसी की बात राहुल गांधी करते हैं, अगर एससी एसटी को अधिकार देने की बातें करते हैं, तो उनको ज्यादा सीटें दें, उन्हें ज्यादा टिकटें दें। सवर्ण वोट नहीं करेगा इंडिया अलायंस को, 90% सवर्ण जो है वो बीजेपी को ही वोट करेगा। और ये बात ये जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर है इनके लिए। निश्चित तौर पे अब जल्दी समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सामने आकर के खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।